हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा एडू हब में। मैं हिमांशु आपके लिए तत्पर हूं अपनी अगली क्लास के लिए, जो कि आज हमारी बेस्ड रहेगी एनसीएफ 2005 पे, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। ये एनसीएफ आने के बाद में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से बदला और सीटेट के प्रश्न कैसे बनते हैं, उस पर भी हम लोग सेशन में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज देखते हैं, हेडिंग लगी है एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसके कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए, लिखा है कि एनसीएफ 2005 भारत का चौथा एनसीएफ है। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले भी एनसीएफ आ चुके हैं। इससे पहले 1975, 1988 और 2005 में भी एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो कार्यक्रम है वो हो चुका है। लेकिन एनसीएफ 2005 और इससे पहले आए हुए एनसीएफ में अंतर क्या था, उसे हम लोग समझेंगे कि एनसीएफ 2005 में 5 अध्यक्ष एवं 2 परिशिष्ट हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। कैसे लिखा है फ्रेंड्स कि एनसीएफ 2005 रचनावाद पर बल देता है, यानी क्रिएटिविटी पे बल देता है, जबकि बाकी जो एनसीएफ थे वे व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म पे आपका बल देते थे। अब रचनावाद और व्यवहारवाद है क्या? देखिए, पहले तो आपको व्यवहारवाद समझना पड़ेगा। व्यवहारवाद में आपने नाम सुना होगा स्किनर का, व्यवहारवाद में आपने नाम सुना होगा थॉर्नडाइक का, व्यवहारवाद में आपने नाम सुना होगा क्लार्क एल हेल का। ये सभी मनोवैज्ञानिक आपके जो हैं वो सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अब व्यवहार का अर्थ क्या होता है कि बालक जो भी सीखता है वो व्यवहार से सीखता है, यानी वो अपने आप से ज़्यादा नहीं सीख पाता है। लेकिन जो आपका रचनावाद है वो बच्चे को क्रिएटिव बनाता है, यानी आपने बच्चों को कोई समस्या दे दी, अब बच्चा खुद उस समस्या को सॉल्व करेगा, और जब वो सॉल्व करेगा यानी उस समस्या का समाधान निकालेगा, तो वो अपने मन यानी अपने अंदर ही उस समस्या समाधान की क्षमता का सृजन करेगा, निर्माण करेगा। यही निर्माण क्या कहलाता है? रचनावाद कहलाता है। यानी एनसीएफ 2005 जो बेसिकली आपका बेस्ड है, यानी आधार जो है वो है कि बच्चे को समस्या में डालो, यानी उसके सामने समस्या लाओ और बच्चे ही उससे ही उस समस्या का समाधान निकलवाओ, यानी बच्चे को पूर्ण तरीके से कैसा बना दो? इंडिपेंडेंट बना दो, स्वतंत्र बना दो अपनी समस्या को हल करने के लिए। जबकि व्यवहारवाद क्या करता है? व्यवहारवाद आपको डिपेंडेंट कर देता है, यानी आप किसी के व्यवहार से ही सीख पाओगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया पूरा, उसके बाद आपने वैसा ही क्वेश्चन लगाया, तो ये है व्यवहारवाद। जबकि रचनावाद क्या है कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपने कुछ ना कुछ उसमें करके हमको दिखाया, यही है रचनावाद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस पे बेस्ड है? गेस्टाल्टवाद पे बेस्ड है, रचनावाद पे बेस्ड है, आपका क्या कहते हैं संज्ञानात्मक विकास पे बेस्ड है, या व्यवहारवाद पे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो एनसीएफ 2005 है ये आपका रचनावाद पर बेस्ड है। और मैंने बताया आपको रचनावाद क्या होता है, यानी खुद को खुद स्वयं से ही समस्या समाधान का पता करना। एनसीएफ 2005 भारतीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सा मतलब दस्तावेज भारतीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है? तो एनसीएफ 2005, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 को पढ़ने के बाद हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को भी देखेंगे, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके बाद वाले जो सेशन होंगे उसमें हम लोग आईटीई 2009 और एनईपी 2020 देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि एनसीएफ 2005 की मूल प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर का मतलब है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी रहेगा कि एनसीएफ 2005 की मूल अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख है जिसका नाम है सभ्यता एवं प्रगति। इस लेख से आपके जो एनसीएफ 2005 है उसकी मूल मतलब प्रेरणा जो वो ली गई है कि सभ्यता का विकास कैसे हो सकता है। इसी विकास मतलब पूरा पढ़ने के बाद एक खाका जो तैयार किया गया जिसका नाम है एनसीएफ 2005।
आगे आते हैं, एनसीएफ 2005 को भारतीय जनता से परिचित कराने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस ग्रुप बनाए गए थे। यानी देखिए क्या होता है, जब भी कोई चीज़ नई मार्केट में आती है तो उससे पहले उसका प्रचार शुरू कर दिया जाता है कि जैसे ये मार्केट में जो पेन आया होगा उससे पहले लोग चौक से लिख रहे होंगे, लेकिन जब मार्कर आया होगा तो पहले इसका प्रचार भी साथ में आया होगा कि देखिए जब आप मार्कर से लिखते हैं तो आपके कपड़े गंदे नहीं होते हैं, जब मार्कर से लिखते हो तो आसानी से आपका मिट जाता है, विजिबिलिटी अच्छी रहती है, राइटिंग भी आपकी अच्छी बनती है। तो इस तरीके से पूरा उसका प्रचार किया जाता है। वैसे जब एनसीएफ आपका आया था तो राष्ट्रीय मतलब जो लोग थे, भारत के लोग थे, इनको मतलब पहचानने के लिए कि इस फ्रेमवर्क में पूरा है क्या, तो पूरे 21 एक ग्रुप बनाए गए थे, मतलब 21 लोगों का एक राष्ट्रीय फोकस ग्रुप बनाया गया था जो लोगों को एनसीएफ 2005 के बारे में जानकारी देते थे कि भैया जो एनसीएफ 2005 है अब व्यवहारवाद पे नहीं, अब रचनावाद पे आपका काम किया जाएगा। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की बुक देखी होंगी तो उसमें लिखा रहता है HOT प्रश्न, HOT हॉट वाले जो प्रश्न है वो एनसीएफ 2005 की ही देन है। यानी आप जब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिनका बुक से कोई लेना देना नहीं होता, यानी अगर आप मतलब कोई एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे इतिहास हो चाहे आपका भूगोल हो, तो वो जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट करते होंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को दिया जाता है। यानी हायर थिंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हॉट प्रश्न बोला जाता है, वो दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 आपका रचनावाद पे बल देता है। तो ऐसी ही चीजों को समझाने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस ग्रुप आपके बनाए गए थे। आगे देखते हैं कि यह एनसीएफ भारतीय संविधान में वर्णित सभी 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सीटेट के 2021 वाला जो एग्जाम था आपका ऑनलाइन वाला सीबीटी, उसमें ये 2-3 बार शिफ्टों में पूछा गया कि एनसीएफ 2005 कितनी भाषाओं में वर्णित है। तो एनसीएफ 2005 आपकी संविधान की 22 भाषाओं में वर्णित है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि एनसीएफ 2005 संविधान की 22 भाषाओं में वर्णित है। ऐसे क्वेश्चन आपका ईवीएस से भी बन सकता है कि संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। तो क्वेश्चन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एनसीएफ 2005 का जन्म 14 से 19 जुलाई 2004 को हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा चुका है यूपी के एग्जाम में। यूपी का जो आपका शिक्षक का एग्जाम होता है, यूपी टेट को हम लोग बोलते हैं, कि एनसीएफ 2005 का जन्म कब हुआ, तो उसमें 2004 पूछा गया था, लेकिन आप डेट भी याद रखिएगा 14 से 19 जुलाई। होता क्या है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की एक बैठक होती है। एनसीईआरटी की बैठक में आपके जब लोग बैठते हैं तो इस पूरी पाठ्य चर्चा पे एक चर्चा की जाती है। तो यह जो चर्चा है यानी मीटिंग जो है, जिसको हम लोग गोष्ठी बोलते हैं, संगोष्ठी जो है, वो 14 से 19 जुलाई के बीच में होती है। और इसी बीच में आपका क्या किया जाता है, एनसीएफ 2005 को बनाया जाता है। जैसे आपका भारतीय संविधान जो है ना, तो इसकी बैठक जो होती है वो पहली 9 दिसंबर को होती है। वैसे ही आपको जो आपकी एनसीएफ है इसकी बैठक 14 जुलाई को होती है और 19 जुलाई तक यह बैठक चलती है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, एनसीईआरटी का होता है। ठीक, एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, यानी ये जो आपका संस्थान है, आपका ये संस्थान एनसीएफ को बनाने का पूरा कार्य करता है। इसीलिए पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 को कब बनाया गया था, 2004 को। लागू कब किया गया था, तो 2005 को। ध्यान रखिएगा ना फ्रेंड्स, लागू करना और बनाना दोनों अलग चीज है। जैसे हम लोग संविधान बनाना शुरू करते हैं 1946 से, लेकिन हम लोग अपना लागू कब करते हैं, 1950 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं फ्रेंड्स कि एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में कितने सदस्य थे, तो 35 सदस्य आपके संचालन समिति में थे। इसके अध्यक्ष जो हैं ये बार बार पूछे जाते हैं कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल। जो प्रोफेसर यशपाल हैं ये आपके एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो इनके आपके संचालन समिति अध्यक्ष और ये आपके पर्यवेक्षक, ये 3 लोग एनसीईआरटी के थे जिनकी देखरेख में एनसीएफ 2005 पूरा बनाया गया था। कुल मिला के कितने सदस्य हो जाते हैं, 38 सदस्य आपके एनसीएफ 2005 में हो जाते हैं। एनसीएफ 2005 को बनाने में कुल 38 लोगों का योगदान रहा था, जिसमें संचालन समिति के 35 सदस्य और 3 सदस्य आपके एनसीईआरटी के होते हैं और अध्यक्ष आपके प्रोफेसर यशपाल को चुना जाता है। कुछ ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 के आपके जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर यशपाल हैं।
आगे आता है कि हिंदी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हिंदी के महान विद्वान नामवर सिंह ने किया। यानी जो कुछ एनसीएफ जो लिखा गया था, आपको पता होगा जो भारतीय गजट जो लिखे जाते हैं, राजपत्र लिखे जाते हैं, ऐसे एनसीएफ जब लिखा गया था तो इसमें जो हिंदी की अशुद्धियाँ थी, यानी जितनी इनमें गलती थोड़ी बहुत जो हो जाती है हम लोगों से मात्रा की, उन गलतियों को दूर करने के लिए, उनका जो मतलब संशोधन करने के लिए एक हिंदी के महान विद्वान है जिनका नाम है नामवर सिंह। ठीक, इन्होंने एक कार्य किया था कि हिंदी की जो गलतियां थी उन गलतियों को इन्होंने सुधारा था। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 की जो सचिव हैं ये श्वेता उत्पल हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका कि एनसीएफ 2005 की सचिव कौन है, तो श्वेता उत्पल, जबकि अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। आप ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर रखिएगा कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल हैं, जबकि एनसीएफ 2005 की जो सचिव हैं वो आपकी श्वेता उत्पल हैं। आगे देखते हैं कि एनसीएफ 2005 को बनाने में एनसीईआरटी और मानव संसाधन मंत्रालय ने भी अपना योगदान दिया था। भाई जो आपका एमएचआरडी मंत्रालय जो है, मानव संसाधन मंत्रालय है, अब जो मौजूदा समय में आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय बन चुका है। इसके इस समय के अगर आप मंत्री देखेंगे, कैबिनेट मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, उससे पहले आपके रमेश पोखरियाल निशंक महोदय जी थे। तो जो एनसीएफ 2005 बनाया है, ये बनाया एनसीईआरटी ने था। भाई अगर कोई काम करेगा कोई, तो उसमें पैसे की जरूरत होगी ना, तो जो पैसा फंड मिला था वो कहाँ से मिला था आपको, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से आपको मिला था। ठीक, लगभग 10 लाख रुपए तो खाली खर्च हो गए थे आपके भाषा, मतलब जो 22 भाषाओं में इसको लिखा गया है उसमें 10 लाख रुपए खाली इसी में खर्च हो गए थे। भाई कॉपियां बनाई गई, फिर कॉपियों को लोगों को दिया गया। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 को तैयार करने की स्वीकृति जो दी थी वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दी थी। किसको, एनसीईआरटी को। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर जब इन लोगों ने कहा कि भैया अब हमारे 3 एनसीएफ जो हैं वो व्यवहारवाद पे काम करते हैं, क्यों अब हमें एक नया एनसीएफ चाहिए, तो इसकी जो स्वीकृति दी थी यानी एनसीएफ 2005 को बनाने की स्वीकृति जो दी थी वो सेंट्रल आपका जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, यानी जिसको हम लोग CABE कहते हैं, CABE, उसने दी थी। एक आपका ध्यान रखिए CBSE है, वो अलग है, ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है। लेकिन इसी के अंतर्गत इसकी एक दूसरी शाखा जिसका नाम क्या है, CABE यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसने एनसीएफ 2005 को बनाने की अनुमति एनसीईआरटी को दी थी। ठीक, आगे आते हैं कि एनसीईआरटी 2005 के मार्गदर्शी 5 सिद्धांत है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इनसे आपका सीटेट में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में देखेंगे। यहाँ पे आप इन 5 मार्ग सिद्धांत को देखिए क्या कहता है एनसीएफ। एनसीएफ कहता है कि शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक, इससे पहले क्या होता था कि शिक्षा को बस एक क्लासरूम में ही रखा जाता था, क्लासरूम में ही पढ़ाई करा ली जाती थी, उसके बाद बच्चा मुक्त है। लेकिन अब क्या कहा जाता है कि शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ो, यानी ऐसे प्रश्न बच्चे के सामने रखो जिससे उसका हर तरीके का विकास हो पाए। भाई बाहरी जीवन से आप जब शिक्षा को जोड़ोगे तो उसका सामाजिक विकास भी होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी होगा, उसका भावात्मक विकास भी होगा, उसका कल्पनात्मक विकास भी होगा, उसका चिंतन विकास भी होगा। ठीक है, सिर्फ आप उसका भौतिक विकास नहीं कर सकते, आप उसके सभी पक्षों का विकास कर सकते हो जब आप शिक्षा को उसके बाहरी जीवन से जोड़ दोगे। यही चीज आपके गांधी जी भी कहते थे। गांधी जी यही तो कहते थे कि शिक्षा जो है वो मनुष्य के सभी पक्षों का विकास करने वाली है। ठीक, आगे आते हैं। यही चीज आपके भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पी लेता है वो दहाड़ता है। ठीक, आगे आता है कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कर देना चाहिए, यानी शिक्षा जो है उसको रटंत प्रणाली, यानी कि ABCDEFG लॉजिक जो भी तर्क है वो पहले नहीं थे। सिर्फ क्या था, लोग रट लेते थे, परीक्षा पेपर दे आए, पास हो गए। यही चीज कुछ आपको PCS 2009 के आसपास देखने को मिलती थी, 9 से 13 के बीच में, कि जो मतलब आपका जो UPSC था जो कंडक्ट कराता था एग्जाम IPS RS के, उसमें रटंत प्रणाली से क्वेश्चन लोग करने लगे थे। तो उन्होंने बाद 2013 में पूरा सिलेबस को क्या किया था, चेंज कर दिया था। यानी जब कोई चीज में खामियां निकलना शुरू हो जाए तो आप उसे चेंज कर दीजिए। तो यहीं पे क्या हुआ कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करा दिया जाए। यही रटंत प्रणाली क्या है आपकी,
आपकी व्यवहारवाद थी। मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया बोर्ड पे कि 2 + 1 + 3 = ऐसे करके मैंने पूरा क्वेश्चन लगा दिया और बच्चे ने वही चीज़ सीख ली। बच्चे ने मुझसे कुछ भी लॉजिक पूछा ही नहीं कि सर ऐसा क्यों किया आपने। मतलब पहले एक रूल ना होता है ना अपना बॉर्ड मास का रूल कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। अब बच्चा ये पूछेगा ही नहीं कि सर आपने पहले ब्रैकेट क्यों किया, आप डिवाइड कर लेते, क्या दिक्कत थी आपको। तो रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना था, रचनात्मक बच्चे को खुद के अंदर की सोच हम लोगों को विकसित करनी थी। इसीलिए एक सिद्धांत आपका ये रहा। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षा को सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित ना किया जाए, यानी जो कुछ बुक में है वहीं तक सीमित ना किया जाए। देखो मैंने आपको बताया ना कि जब आप एनसीईआरटी की आप बुक खोलोगे तो पीछे हॉट क्वेश्चन लिखे रहते हैं। हॉट क्वेश्चन का मतलब है हायर थिंकिंग के क्वेश्चन। बच्चे को उसी चीज से जुड़े और भी चीज सीखने का मौका दीजिए, ठीक। सिर्फ उसका जो ज्ञान है उसे पुस्तक तक सीमित ना रखिए। आगे आता है आपका परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं कक्षा गतिविधियों से जोड़ना। जो पेपर बनाया जाए वो इतना भी कठिन ना बना दिया जाए कि बच्चा हल ही ना कर पाए, ठीक। जो परीक्षा प्रणाली है उसको लचीला बनाया जाए। यानी पहले क्या होता था, हर महीने टेस्ट चल रहे हैं। अब क्या है, आप देखते होंगे पहले एक PT1 होता है, फिर आपका हाफ अर्ली, फिर PT2 एंड एनुअल। यानी पहले आपका 25% सिलेबस, फिर 50% सिलेबस, फिर 25% सिलेबस, फिर 50% सिलेबस। यानी ऐसे करके आपके 100% सिलेबस को कवर कर लिया जाता है। ये नहीं कि जब आपका एनुअल पेपर आया तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 21 तक पूरा दे दिया गया। अब बच्चा डर गया, सहम गया। अब भाई सभी बच्चे तो एक जैसे हो नहीं सकते, क्योंकि जब हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो कक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का दिमाग बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए जो परीक्षा प्रणाली है वो लचीली होनी चाहिए, यानी उसमें जो सभी बच्चे हैं अपना योगदान पेपर में दे सके। और क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट करना चाहिए जो कक्षा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ हो, ठीक। आगे देखते हैं, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र एवं राष्ट्र हित की भावना को विकसित करना। यानी ऐसे ऐसे चैप्टर्स को डालना जिससे आपका प्रजातंत्र और राष्ट्र हित की जो भावना है वो विकसित हो। तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे आपने सुना होगा शिक्षा, मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात है, इन लोगों ने अपनी शिक्षा प्रणाली में भगवत गीता को ऐड किया है। चैप्टर्स में अब आपको सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू, इन लोगों के देखने को मिलते हैं। यानी राष्ट्र हित की भावना और प्रजातंत्र की जो भावना है उसे धीरे धीरे विकसित करना है, क्योंकि मेरा है ना कि शिक्षा का जो काम है वो आपके सभी पक्षों का विकास करना है, ठीक। आगे क्या है, अच्छा ये सब किया क्यों गया था, उसके रीजन थे। उसके रीजन क्या है कि मोटी किताबें और बस्ते का वजन ने शिक्षा की असफलता का कारण है। यानी 2004 से पहले देखा गया कि बहुत मोटी मोटी किताबें हैं और बस्ते का तो वजन बढ़ रहा है। यानी बच्चा किताबें लेके जा रहा है, 8-8 मतलब 7-7 घंटे पढ़ाई हो रही है और खूब सारा बैग भर के ले जा रहा है। उसका बहुत मतलब क्या कहते हैं, मेंटली कुछ हो ही नहीं रहा है, बस बस्ते का जो वजन बढ़ा है, शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल खराब हो गई एक तरीके से समझिए। तो जब कोई चीज़ खराब होती थी तो उसे हटा दिया जाता है या उसे बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, उसे बदला गया, ठीक। डंडे के डर से व्यवस्था तो स्थापित कर सकते हैं, अनुशासन व अधिगम नहीं। ये क्या है, देखिए ना कि पहले क्या होता था, मास्टर साहब खूब मारते थे बच्चे को तो बच्चा डर के तो बैठ जाता था लेकिन इज्जत नहीं करता था। आप लोग खुद जानते होंगे, आप लोगों के स्कूल में कोई ना कोई ऐसा टीचर अध्यापक रहा होगा जिससे हम लोग सभी लोग डरते होंगे, लेकिन एक इज्जत उनकी आगे जाके नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उनके डंडे का डर था, उनका डर नहीं था। एक होता है ना मास्टर का अनुशासन की मास्टर क्लास में आया, आप सभी लोग शांत हो गए। जैसे आप लोगों ने एक पिक्चर देखो कि 3 इडियट, तो उसमें आमिर खान क्या कहते हैं कि लोग बस एक ही हवा में बहते जा रहे हैं, वो कोई कुछ जानना ही नहीं चाहता कि आज पढ़ने को क्या मिलेगा। ये तो क्वेश्चन करता है ना अपने टीचर से कि कोई कुछ ये पूछना नहीं चाहता कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस क्या है, सबने मास्टर को देखा, डर गए, ये मास्टर मैथ वाले हैं तो मैथ ही पढ़ाएंगे। तो डंडे के डर से उन्होंने व्यवस्था तो स्थापित कर ली, क्लास बिल्कुल सही बैठा है, इधर लड़कियां बैठी, इधर लड़के बैठे हैं, एक के बाद एक चेयर पड़ी है, सब पढ़े, लेकिन उन्होंने अब अनुशासन और अधिगम को स्थापित नहीं कर पाया। यानी बच्चों के अंदर जो उत्सुकता थी उन्होंने उस चीज़ को नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि आपका जो पिछले वाले जो एनसीएफ थे वो व्यवहारवाद पे थे पूरे, कि जैसा टीचर सिखाएगा वैसे ही बच्चे सीखेंगे। इसलिए आप लोग आज के लोग देखते हैं कि कितने सारे ऐप्स वगैरह आ गए हैं जो आपको खुद प्रॉब्लम क्रिएट करके देते हैं, आप लोग उस चीज़ को सॉल्व करिए। तो इस वाले जो आप सेशन में देख रहे हो ये वाला, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला आपका बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज एनसीएफ 2005 है। इसकी मूल अवधारणा कहाँ से ली गई है? आपकी सभ्यता एवं प्रगति, किसका लेख है? आर.एन. टैगोर का। राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल फ्रेमवर्क के लिए कितने राष्ट्रीय फोकस ग्रुप बनाए गए थे? 21। कितनी भाषाओं में लिखे गए हैं? 22। इसका जन्म कब हुआ? 2004 में। कुल सदस्य कितने थे? 38। अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर यशपाल। सचिव कौन थे? आपकी श्वेता उत्पल महोदय, ठीक।
चलिए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी को किसने मंजूरी दी थी? केंद्रीय शिक्षा एवं सलाहकार बोर्ड ने। एनसीईआरटी के कितने मार्गदर्शी सिद्धांत है? 5। इन्हीं मार्गदर्शी सिद्धांत से आपका क्वेश्चन बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने उस पहले सेशन का जो अभी वीडियो था उसमें हम लोगों ने 15 पॉइंट देखे थे। आगे देखते हैं अपना 16 पॉइंट क्या है कि एनसीएफ 2005 लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है। और इस पे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में बनते भी हैं कि लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है। जैसे नहीं सुना होगा पहले के समय में कि लड़के को शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को शिक्षा इतनी नहीं दी जाती है। लेकिन एनसीएफ 2005 इसका पूरी कट्टरता तरीके से विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। यानी लिंग पूर्वाग्रह है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को शिक्षा जो है वो समान रूप से दी जाए। ऐसा कौन कहता है? आपका एनसीएफ 2005। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार करके सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग, एनसीएफ 2005 जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पे आपका फोकस करता है। यानी आप जो भी सीखो वो करके सीखो। मान लो ऐसी कोई समस्या है, मैंने बताया ना आपको कि ये पूरी तरीके से आपका रचनावाद यानी क्रिएटिविटी पे जोर देता है कि किसी चीज़ को पहले करो और फिर उस चीज़ से सीखो कि मैंने ये चीज़ कैसे की है। तो एनसीएफ 2005 पूरी तरीके से आपका रचनावाद पे बल देता है, अर्थात करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों की आवाज़ों एवं उनके अनुभव को वरीयता देना, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे बार बार सीटेट में प्रश्न आपके उठते हैं। कैसे उठते हैं कि आपकी जो शिक्षा है वो कैसी है, मतलब बाल केंद्रित है, समाज केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है या कक्षा केंद्रित है। तो आपकी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। अर्थात आपने अगर नई एजुकेशन पॉलिसी उठा के देखी होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली है, तो आप उसमें देखोगे वो पूरी एजुकेशन पॉलिसी एक तरीके से बाल केंद्रित बनाई ही गई है। यानी उसमें बच्चा जो सब्जेक्ट चाहता है वो ले सकता है। जैसे मान लीजिए आप अभी तक क्या था कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही ले सकते थे, आप बायोलॉजी नहीं ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा क्या है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी ले सकते हैं, मैथ केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे वो सब्जेक्ट अब आप चुन सकते हैं। यानी पूरी तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड जो आपकी है वो एनसीएफ 2005 में बात की गई थी और एनईपी आपकी जो है वो बिल्कुल वैसे ही तैयार की गई थी। इसमें देखिए आगे पॉइंट लिखा है कि शिक्षा का जो अर्थ है वो बच्चों की आवाज़ एवं उनके अनुभव, यानी मान लीजिए बच्चे ने पाठ से कुछ नया सीखा, बहुत चीज़ें पाठ में थी और उसने उससे रिलेटेड किसी किस्से को क्लास में बताना चाहा, अपना अनुभव व्यक्त करना चाहा, तो एनसीएफ 2005 इसको वरीयता देता है, मतलब आगे बढ़ाता है कि आप अपने विचारों को क्लास में प्रस्तुत करिए। हो सकता है कि उस विचार से कोई बच्चा कनेक्ट कर जाए और उसको पूरा पाठ अपना समझ में आ जाए। फिर क्या है पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हमेशा मातृभाषा होना चाहिए। और ये चीज़ आपको नई एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलती है कि आपकी प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो आपकी मातृभाषा यानी मदर लैंग्वेज यानी मदर टंग में होनी चाहिए। जैसी भाषा आपकी हो उसी भाषा में बालक को शिक्षा देनी चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई भी भाषा जबरदस्ती थोपी ना जाए। जो भाषा में वो ज्ञान लेना चाहता है या जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में वो ज्ञान ले। इस पर हुआ क्या, जब मातृभाषा आपकी प्रारंभिक में हो गई तो उच्च स्तर की भाषा में आपका त्रिभाषा फॉर्मूला लाया गया। ये त्रिभाषा फॉर्मूला क्या था फ्रेंड समझिएगा, जो पहली भाषा तो आपकी हिंदी ही रहेगी, ठीक, ये हिंदी तो आपको पढ़ना ही पड़ना पड़ेगा। दूसरी, क्योंकि जो आपकी अंग्रेजी है ये वैश्विक भाषा है यानी विश्व की भाषा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और जो तीसरी भाषा है ये आपकी मातृभाषा हो जाएगी। अब मातृभाषा मतलब जो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो या क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आप अपना तीसरी जो भाषा है उसे बिहार की मतलब लैंग्वेज चुन सकते हैं, ठीक, या आप उसे अपनी क्या कहते हैं, अगर आप नीचे दक्षिण के हो, कर्नाटक के हो तो आप कन्नड़ चुन लीजिए, आंध्र प्रदेश के हो तो आप तमिल चुन लीजिए। तो जो भी भाषा आपको मतलब सही लगती है अपनी उच्च स्तर में। इसीलिए जब आप सीटेट का पेपर देखते हो तो उसमें देखते हो भाषा 1 में और भाषा 2 में चुनाव करना पड़ता है आपको अपने लिए। तो उत्तर प्रदेश के जो लोग मोस्टली होते हैं
वो हिंदी और इंग्लिश चुनते हैं। अगर आप अदर मतलब स्टेट में जाओगे तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को चुन लेते हैं। तो वही लिखा है, जो आप हायर एजुकेशन की जो आप बात करते हो वहाँ पे त्रिभाषा का फॉर्मूला है कि पहली भाषा आपकी हिंदी रहेगी, दूसरी भाषा आपकी अंग्रेजी रहेगी क्योंकि विश्व की भाषा है, और तीसरी भाषा जो आपकी वो क्षेत्रीय या कोई लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज आपकी हो सकती है। आगे आते हैं, पास फेल प्रणाली खत्म करके ग्रेड आधारित मूल्यांकन किया जाए। ग्रेड आधारित मूल्यांकन सुनने में इतना खराब नहीं लगता कि मेरा बी ग्रेड आया, मेरा B+ मान आया, लेकिन आप किसी बच्चे से पूछे आपके कितने नंबर आए तो वो कहेगा मेरे 80 नंबर आए, कोई कहता है मेरे 88 नंबर आए, कोई कहता है मेरे 98 नंबर आए, तो कोई कहता है मेरे 60 नंबर आए। तो ऐसा जो मतलब ना एक होता है कि डिफरेंस पैदा करता है बच्चों के बीच में मूल्यांकन। तो ऐसे मूल्यांकन को क्या किया जाए, ग्रेड आधारित कर दिया जाए कि A B C D ग्रेड में आपके नंबरों को दिया जाए। इसलिए आप देखते होगे जो फॉर्म भरे जाते हैं तो उन फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि आपको नंबर परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिला है या ग्रेड के अकॉर्डिंग मिला है, यानी ग्रेडिंग है या परसेंटेज है। तो एनसीएफ 2005 का कहता है कि भैया ऐसा है, जो पास फेल प्रणाली है इसको खत्म कर दो पूरी तरीके से। क्या कर दो, खत्म कर दो, कि बच्चे को पास फेल वाला सिस्टम ही खत्म कर दो और मूल्यांकन जो है वो ग्रेड आधारित आप कर दो। अगर बच्चा थोड़ा सा कमजोर है तो D, उससे अच्छा है C, बहुत अच्छा है तो B, और सबसे अच्छा है तो A। ऐसे करके आप उसको ग्रेड दे दीजिए। फिर क्या है, कक्षा 2 तक कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी कक्षा 2 तक जो बच्चों की परीक्षाएं हो वो लिखित नहीं होनी चाहिए। तो किस माध्यम में होंगी, तो परीक्षाओं को मौखिक आधारित मूल्यांकन पर शामिल करना चाहिए, यानी उनकी जो परीक्षा हो उनको आप लिख के मतलब जांच मत करिए उनकी, आप उनसे सुनकर जांच कर लीजिए कि उन्होंने क्या सीखा है। इस चीज़ पे आप उनकी जानकारी लेकर उनका मूल्यांकन कर सकते हो। और मूल्यांकन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन हमेशा सतत और व्यापक होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ पे यानी केंद्रीकरण होकर आपका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। आप ये देखो कि अगर बच्चे ने ये जवाब दिया है तो क्यों दिया है, तो इस मूल्यांकन को कहते हैं व्यापक मूल्यांकन, यानी सभी उस प्रश्न के सभी संभावित उत्तरों को जांच कर लेना, ये है व्यापक। और सतत मतलब है कंटिन्यू, यानी जैसे आपने कोई पाठ पढ़ाया तो उस पाठ से बच्चों के अनुभव लो कि आपने पाठ से क्या सीखा। बच्चा कहता ना हमने पाठ से ये सीखा, फिर उस चीज़ पे थोड़ी उससे चर्चा करो, क्लास में वार्तालाप करिए, तो बच्चों के अपने अपने विचार निकल के आते हैं। तो इस मूल्यांकन को हम लोग कैसे कहते हैं, सतत मूल्यांकन। ये नहीं कि कैलेंडर दिया रखा है कि PT2 जो है वो 2 महीने के बाद ही होगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। क्लास में आप नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास टेस्ट, वो भी आप ले सकते हो। कोई एक आप पाठ आपने पूरा करा दिया, उसके बाद आपने बच्चों का टेस्ट ले लिया कि जो मैंने पढ़ाया है, जो शिक्षक ने पढ़ाया है, क्या बच्चों को वो समझ में आया है, या मतलब एक तरीके से हमने उनके ऊपर पूरा सिलेबस थोप दिया है। तो जबकि एनसीएफ 2005 का कहता है कि जो मूल्यांकन है आपका, वो मूल्यांकन आपका सतत यानी कंटिन्यूस होना चाहिए और व्यापक, यानी बच्चे के सभी स्तरों को जांच करने वाला होना चाहिए। आगे आते हैं, एनसीएफ 2005 गृह कार्य का विरोध करता है, यानी क्या कहता है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट है कि कक्षा 2 तक आप किसी प्रकार का होमवर्क उसको नहीं देंगे। जब कक्षा 3 से 5 तक का बच्चा होगा तो सप्ताह में यानी हफ्ते में सिर्फ जो 6 दिन पढ़ाई होती है, सिर्फ 2-2 घंटे का उसका होमवर्क होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक सप्ताह में 6 से 8 घंटे तक, और ऊपर की कक्षाओं में 10 से 12 की कक्षाओं में 10 से 12 तक घंटे का उसका होमवर्क हो सकता है, यानी खुद से पढ़ाई कर सकता है। आगे आए अगर, तो एनसीएफ 2005 बहुभाषिक कक्षा का समर्थन करता है। देखिए वही चीज़ लिखी ना, बहुभाषा। जैसे अपने यहाँ जो है मान लीजिए एक क्लास है, ठीक, इस क्लास में कोई बच्चा, मान लीजिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की कोई क्लास है, और उसमें मान लीजिए एक बच्चा बिहार से है, एक बच्चा तमिल से है, एक बच्चा पंजाब से है, एक बच्चा उत्तराखंड से है, एक बच्चा आपका उत्तर प्रदेश से है। तो पूरी क्लास में अलग अलग लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग भी हैं, ठीक। तो इसी कक्षा को बहुभाषिक कक्षा बोला जाता है। तो जो टीचर का माध्यम होना चाहिए वो एक ऐसी भाषा होना चाहिए जो सरलतम रूप से सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक। तो एनसीएफ 2005 जो है वो बहुभाषिक माध्यम, जो माध्यम की कक्षा होता है उनको बहुत अच्छा मानता है कि ऐसी कक्षाओं में बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। आगे क्या है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि एनसीएफ 2004 समावेशी कक्षा का समर्थन करता है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब समावेशी कक्षा क्या होता है, यानी देख कुछ बच्चे सामाजिक रूप से, कुछ बच्चे भावात्मक रूप से, कुछ बच्चे कल्पनात्मक रूप से, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे क्लास मैंने बताया ना कि ये जो 5 उंगलियां हैं मेरी हाथ की ही हैं, लेकिन आप सभी लोग देखते हैं 5 उंगलियां आपकी अलग अलग हैं। तो लेकिन जब ये मिल जाती हैं तो
तो एक मुट्ठी बन जाती है। वही चीज़ एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक, अलग अलग सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं। ठीक, और इसी कक्षा को क्या बोला गया है? समावेशी कक्षा बोला गया है। यानी सबका साथ सबका विकास वाली कक्षा जो हो वो आपकी समावेशी कक्षा कहलाती है। इसी में कहता क्या है आपका एनसीएफ? ये कहता है कि समावेशी कक्षा विविधता में एकता का उत्सव मनाती है। जैसे हम लोग एक लाइन बोलते हैं ना कि हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। तो समावेशी कक्षा है क्या? विविधता में एकता है। ठीक है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। यानी अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं, किसी का शारीरिक विकास बहुत अच्छा है, हष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा खेलकूद में बहुत अच्छा है, तो किसी का मानसिक विकास बहुत अच्छा है, यानी वो चीज़ों को अपने स्तर से बहुत अच्छा सोचता है। किसी का सामाजिक विकास अच्छा है। आपने क्लास में देखो ना कि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, ठीक, लेकिन कोई बच्चा उस क्लास में ऐसा होता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है क्लास में बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, हर क्वेश्चन में मतलब अपना हाथ उठाता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है जो हाथ उठाते ही नहीं कभी। कोई बच्चा ऐसा होता है जो खेलकूद में हमेशा फर्स्ट आता है, और कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई लिखने में हमेशा फर्स्ट आता है। तो ऐसी कक्षा को कैसी कक्षा बोला जाता है? समावेशी कक्षा बोला जाता है। ठीक, तो इस चीज़ का जो एनसीएफ है बहुत उत्सव मनाता है कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख सकते हैं। आगे आते हैं कि एनसीएफ 2005 निम्न 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देता है। वो क्या कौन से हैं? कार्य, कला, शारीरिक शिक्षा और शांति। यानी बच्चों को कार्य में सम्मिलित कराइए, उन्हें कला सिखाइए, हर कलों में उन्हें निपुण बनाइए। शारीरिक शिक्षा यानी उनके मतलब खेल कूद पे उनका ध्यान देना चाहिए। जैसे आप इस समय देख रहे होंगे यूपी के स्कूलों में आपका शारीरिक शिक्षा से खेल कूद संबंधित प्रोग्राम आपके विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे हैं। और शांति, क्योंकि आप देखिए जो जन्मभूमि है वो गांधी की है, इसीलिए बच्चों को शांति का भी पाठ आपको पढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 विद्यालय के कैलेंडर की समय सारणी को लचीला बनाने पर जोर देता है। मैंने आपको बताया था, अगर इस पॉइंट से कनेक्ट करिए कि एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता है कि आपके मान लीजिए जैसे अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है तो आपका जो पहला पेपर होगा वो जुलाई में होगा। एनसीएफ ये नहीं कहता है। एनसीएफ क्या कहता है कि सतत मूल्यांकन करिए। आपने अगर एक पार्ट पढ़ा लिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे का टेस्ट ले लीजिए, देख लीजिए कि उसने क्या सीखा है। अगर लगता है कि मतलब बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप पुनः पाठ को पढ़ाइए, उन्हें दोबारा से उस पाठ के बारे में ज्ञान दीजिए और उनके विचारों को सुनिए कि कहाँ वो कमी रह गई थी। तो ऐसे मूल्यांकन क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन। वही चीज़ एनसीएफ क्या कहता है कि जो विद्यालय ने कैलेंडर या समय सारणी टाइम टेबल बनाए है उसके अकॉर्डिंग मत चलिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको 1 या 2 दिन में एक पाठ खत्म ही करना है। जब तक आप सभी बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा देते हैं तब तक उस पाठ की बार बार समीक्षा आप करते रहिए। ये कौन कहता है? आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एनसीएफ 2005 के थे जिनसे सीटेड क्वेश्चन बनाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इस सेशन के बाद में उस पर एनसीएफ 2005 के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर और 2021 सीबीटी में जो पूछे गए होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक अपना प्यार हमारे साथ बनाए रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कोशिश करिए पूरा वीडियो देखें। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।